कॉरिडोर यानी WDFC के रेवाड़ी मदार खंड को देश को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ऐसी मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है और डबल कंटेनर ले जाने की व्यवस्था है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ही ऐसे कई काम हुए हैं जो आधुनिक भारत में विकास को रफ्तार दे रहे हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर देश को समर्पित हुआ है। हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ के लिए पहली डबल स्टेक कंटेनर मालगाड़ी रवाना की गई है, यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बे, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि रेलवे का विकास ही देश का विकास है। रेवाड़ी से मदार खंड का आज राष्ट्र को समर्पण, तब अटेली व किशनगढ़ स्टेशनों से मालगाड़ियों का फ्लैग ऑफ, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी डबल डेकर के रूप में कहना, मैं समझता हूँ कि सभी के लिए आज बधाई का समय है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न्यू रेवाड़ी मदार खंड हरियाणा और राजस्थान में आता है। इस पूरे कॉरिडोर में 9 नए मालवाहक गलियारा स्टेशन हैं। इनमें 3 जंक्शन स्टेशन न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा हैं। रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाने से हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और राजस्थान के किशनगढ़ की औद्योगिक इकाइयों को काफी फायदा होगा। नए साल में राजस्थान कांग्रेस को नई टीम मिल गई है। करीब 5.5 महीने के बाद आखिरकार प्रदेश कांग्रेस की नई टीम का ऐलान हो गया और लंबे वक्त से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के गठन को लेकर चल रहा इंतजार खत्म हो गया और AICC ने PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की टीम के 39 नामों की पहली सूची का ऐलान कर दिया। इनमें 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 सचिवों की घोषणा की गई है। राजस्थान कांग्रेस की नई टीम की खास बात ये रही कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने इस टीम में जातीय संतुलन और पॉलिटिकल पावर पर भी फोकस रखा, तो वहीं कार्यकारिणी में 5 महिलाओं को भी तरजीह दी गई। इतना ही नहीं, टीम में अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवाओं को भी बराबर जगह दी गई है। 5 महीने बाद ही सही कार्यकारिणी की घोषणा तो हुई, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की नई टीम में सीएम अशोक गहलोत समर्थकों का दबदबा दिखा, तो 25% सचिन पायलट समर्थक नेताओं को भी तरजीह दी गई। प्रदेश में शिक्षा महकमों में तबादलों का इंतजार खत्म हो गया। कोई तबादले से संतुष्ट हो गया तो कई विधायक मंत्री जी के पास शिकायत लेकर पहुंच गए। 5000 से ज्यादा शिक्षकों को इधर से उधर कर दिया गया है। लंबी एक्सरसाइज के बाद ट्रांसफर हुए तो शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी राहत की सांस ली। कि तबादला सूची माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी गई थी, क्योंकि बैन नहीं खुले हैं तो प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से जो अनुमति मिली है वो हमने किए हैं। फिर भी तबादलों से हर कोई संतुष्ट नहीं हो पाता है। प्रयास किया गया है कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के समय में दूर स्थान पर भेजा गया था, जो विकलांग थे, कैंसर से पीड़ित थे, जो महिलाएं थी, परित्यक्ताएं थी, उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है। फिर भी कहीं न कहीं रहता है, रंज रहता है, तो हम लोग और ठीक करने का काम करेंगे। और अगर कहीं कोई किसी अध्यापक के साथ में कोई इनजस्टिस हुआ है तो उसको ठीक करने का काम भी करेंगे। अब तबादलों का पूरा गणित भी समझ लीजिए। विकलांग, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला को तरजीह दी गई है। गंभीर बीमार शिक्षकों को मिली घर के नजदीक पोस्टिंग। अधिकांश तबादले विधायकों की सिफारिश पर किए गए हैं। इसमें मानवीय पहलू का भी शिक्षा मंत्री ने ख्याल रखा है। हमने ज्यादा नहीं दिए, हमने सिर्फ खाली जगह पे दी थी, वो सारे अधिकतर हो गए हैं। तो जो खाली जगह पे थे, जो बाहर थे, जो रिक्त स्थान पड़े थे, तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए जगह नाम दिए थे। काफ़ी हद तक ट्रांसफर से जो हमारी ट्रांसफर हुई हैं और जो कुछ कई डिस्प्यूट हो गई, कई मिस्टेक होगी, उनको हमने वापस शुद्धिकरण के लिए मंत्री महोदय को अभी बोला है। तो उन्होंने बोला है कि जो चेंज करवाने वापस उनकी लिस्टों को भिजवा दी जाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ABVP और NSUI आमने सामने आ गए। NSUI से ABVP ने सीधा सवाल पूछा कि कोविड की वजह से कैंपस बंद है, फिर छात्र संघ कार्यालय खुले रखने का क्या तुक है। बात सिर्फ कार्यालय खुले रखने तक ही सीमित नहीं, ABVP ने NSUI पर इससे भी गंभीर आरोप जड़ा है।
नियमों की अनदेखी कर 11,67,327 के बिल भेजे, जिसे पहले 2 बार कमेटियों ने नकार दिया था। NSUI के पदाधिकारी दबाव डालकर बिल पास कराने में जुटे। कार्यक्रमों के नाम पर जो इनके पास फंड होता है उस फंड को तो उठाया ही है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा बिल लगाकर उन बिलों को कुलपति द्वारा प्रस्ताव पास कराने की मांग इनसे की गई। ABVP के आरोप पर NSUI का कहना है कि कैंपस में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के दौरान सीएम की विजिट के कार्यक्रम थे, जिनमें विश्वविद्यालय के खर्चे के अतिरिक्त भी खर्चा किया गया था। उसी के भुगतान के बिलों के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं, जिस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। जो हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है, गलत लगा रही है, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। ये जो छात्र संघ उद्घाटन हुआ था, सीएम साहब आए थे, उस समय यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को आदेश दिया था कि बैनर पोस्टर जो भी आपके छोटे मोटे हैं, जैसे बुके लाना, बैनर पोस्टर लगवाना, ये काम आप करवा सकते हो, यूनिवर्सिटी उसका भुगतान कर देगी। कि जो छात्र संघ कार्यालय के अंदर जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उनके बिल हमेशा से शुरू से DSW के तरफ से जारी होते हुए आए हैं। तो हमारे कोविड की वजह से जो बिल थे, जनवरी फरवरी में हमने प्रोग्राम करवाए थे। लेकिन RU में इस मामले पर ABVP और NSUI में रार साफ देखी जा सकती है। भरतपुर में मांगों को लेकर सीएम अशोक गहलोत को पोस्ट कार्ड भेजे गए। यहां पर भरतपुर कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पोस्ट कार्ड अभियान के तहत परकोटे पर रहने वाले करीब 2000 परिवारों की ओर से पट्टे देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पोस्ट कार्ड भेजे गए। कई सालों से आंदोलन कर रहे संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि शहर के चारों तरफ मिट्टी के परकोटे पर रह रहे लोगों से नगर निगम ने नियमन कराने के नाम पर आवेदन ले लिए, इलाके का सर्वे भी करा लिया, लेकिन सरकार के आदेशों के बावजूद भी अभी तक पट्टे जारी नहीं किए जा रहे। उन्होंने पोस्ट कार्ड पर अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि नियमन के अभाव में उनके क्षेत्र का भी विकास नहीं हो पा रहा है। इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करते हैं कि जो 40 साल से लोग मिट्टी के परकोटे में कब्जा करके बैठे हुए हैं, मकान छोटे मोटे मकान बना के बैठे हुए हैं, उन लोगों की जो लंबे समय से मांग चली आ रही है, उनको पट्टे देने की कार्रवाई शीघ्र कराई जाए। इस मौके पर पार्षद चंदा पांडा, शैलेश पार्षद, किशोर सैनी के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। कोटा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोटा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बनाई गई वैक्सीनेटर टीमों को मेडिकल कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में ट्रेनिंग दी गई। मेडिकल कॉलेज में मेडिकल विभाग में 6500 कार्मिक हैं। इन्हें पहले चरण में वैक्सीन लगेगी। इसके लिए JK लोन अस्पताल में 6, नए अस्पताल और MBS अस्पताल में 10 वैक्सीनेटर की टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों को WHO और नोडल ऑफिसर ने ट्रेनिंग दी है। इस दौरान टीमों के सदस्यों को बताया गया कि किस तरह वैक्सीनेशन का काम किया जाना है। पावर प्रेजेंटेशन के जरिए चिकित्सा कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। इस मौके पर डॉक्टर हेमेंद्र जहलानी ने बताया कि हर जिले में 8 तारीख को ड्राई रन होगा और इसके लिए जरूरी ट्रेनिंग देना आवश्यक है। बाड़मेर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने एक बीजेपी नेता की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। यहां पर बदमाशों ने बीजेपी नेता रूप सिंह राठौड़ की लग्जरी गाड़ी को आग लगा दी, जिसके बाद गाड़ी धू कर जलने लगी। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने रात के वक्त गाड़ी पर पेट्रोल छिड़का और फिर उसमें आग लगा दी। हालांकि आगजनी की ये पूरी वारदात घर के बाहर लगे CCTV में कैद हो गई। वहीं जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच में जुट गयी। लगभग 12:30 बजे आवाज आई पड़ोसी की गाड़ी में आग लग गई, क्या हुआ? मैं भी गया, ड्राइवर भी आया। तब तक हमने पानी की बाल्टियों से और मोटर स्टार्ट करके आग बुझाई और उसके बाद CCTV फुटेज देखा तो 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए। एक ने बोतल में लिया हुआ ज्वलनशील पदार्थ, शायद पेट्रोल होगा, वो छिड़का और उसके बाद दूसरे ने माची से तिली लगाकर उसको गाड़ी की बोनट पर फेंका। बीजेपी नेता रूप सिंह राठौड़ की माने तो वो रात को अपनी गाड़ी पार्क कर सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी पड़ोसी ने उनकी लग्जरी कार में आग लगने की जानकारी दी, जिसके बाद वो गाड़ी में लगी आग को बुझाने में लग गए और फिर पुलिस को मामले की जानकारी दी। चूरू के सादलपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक ATM को उखाड़ दिया। एक बोलेरो और एक पिकअप कैंपर में सवार होकर बदमाश आते हैं और बहल सड़क मार्ग पर बने इस ATM को उखाड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही बदमाशों ने ATM को गाड़ी में डालने की कोशिश की, वहां पर पुलिस पहुंच गई।
जिसे देखने के बाद बदमाश एटीएम छोड़कर अपनी गाड़ी से मौके से भाग निकले। इस एटीएम में करीब 35 लाख का कैश भरा हुआ था। पुलिस ने एटीएम को लूटने से तो बचा लिया, लेकिन सभी बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। बताया जा रहा है कि सभी बदमाश हथियारों से लैस थे और पूरी प्लानिंग के साथ एटीएम उखाड़ने आए थे, लेकिन पुलिस के समय पर पहुंचने से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। हालांकि एटीएम उखाड़ने की वारदात कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, क्योंकि पूरे एटीएम को उखाड़ लेना हैरानी की बात है। पुलिस के हत्थे चढ़े ये वो शातिर हैं जिनकी करतूत ने चित्तौड़गढ़ पुलिस के दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर रखी थी। पुलिस को जवाब देना भारी पड़ रहा था। फजीहत से बचने के लिए पुलिस ने सभी वारदातों को चुनौती की तरह लिया। पुलिस ने पूरी रणनीति के साथ तेल चुराने वालों को दबोचने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। कड़ी से कड़ी जोड़ी गई। इसके बाद आई वो खबर जिससे चित्तौड़गढ़ के बाशिंदों ने राहत की सांस ली। प्रयास किया और मुखबिरी तंत्र को सुदृढ़ बना करके हमने कल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो देव किशन जाट निवासी चौपड़ा खड़ा है तथा बाबूलाल कालबेलिया जो गाड़ियावास का है, चंदेरा थाना क्षेत्र का। इनसे एक वेन तथा डीपी चोरी के अंदर जो अपरेटस काम में लेते हैं वो हमसे बरामद किए हैं। थाना अधिकारी हिमांशु सिंह को तेल के लुटेरों के थाना सर्किल तुर्किया में होने की खबर मिली थी। सूचना पर गठित टीम ने तुर्किया पहुंचकर 2 आरोपियों को लूट में इस्तेमाल होने वाले उपकरण के साथ दबोचकर उन्हें थाने लाई और दोनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की। दोनों ने अलग अलग जगहों से करीब 90 ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी करना कबूल किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पूछताछ में 105 वारदातों को अंजाम देना कबूल कर लिया है। पहले लीकेज हुई और फिर जबरदस्त धमाका हुआ। इसके साथ ही वाल्मीकि बस्ती में आग के शोले उठने लगे। तस्वीरें टोंक जिला मुख्यालय के घनी आबादी वाले काली पलटन क्षेत्र की हैं। एक घर में खाना बनाए जाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर में लीकेज हुआ और भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में तेज दबाव से निकली गैस और आग से सिलेंडर में जबरदस्त विस्फोट हो गया, जिससे पूरी बस्ती दहल गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिलेंडर ब्लास्ट से घर में रखा सारा सामान आग की चपेट में आ गया। खबर के बाद मौके पर इलाके के पार्षद भी पहुंच गए और मौके का जायजा लिया। नाम का युवक को उसकी पत्नी 6-6:30 बजे चाय बनाने गई थी। अचानक गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली और एक धमाका विस्फोट हुआ। उसके साथ घर में आग लग गई, पट्टियाँ टूट चुकी है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की दीवारें और पट्टियां टूटकर नीचे गिर गईं। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और कोतवाली थाना पुलिस भी पहुंच गई। इसके बाद आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत शुरू हो गई। काफी देर बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। आग की सूचना मिलते ही तुरंत यहाँ से गाड़ी को रवाना कर दिया गया 6:18 के और यहाँ पर 6:22 पे गाड़ी पहुँच के आग को काबू कर लिया गया, परंतु सिलेंडर फट चुका है। कोटा शहर में कोरोना को लेकर लगातार जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कोटा दक्षिण नगर निगम और एक एनजीओ ने मास्क वितरण किया। यहाँ घर घर मास्क मिशन जोरों से चलाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को कोरोना के दुष्प्रभावों और मास्क से बचाव के बारे में बताया जा रहा है, जिसके तहत नगर निगम कोटा दक्षिण की कमिश्नर कीर्ति राठौर और सोसाइटीज हेज ईव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी डॉक्टर निधि प्रजापति के नेतृत्व में न्यू मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित कच्ची बस्ती और खड़े गणेश मंदिर के आसपास 1000 मास्क वितरित किए गए। कमिश्नर कीर्ति राठौर ने लोगों को मास्क देते हुए समझाया कि हॉस्पिटल जाते वक्त घर से निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि अपनी रक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है और ऐसे ही बचाव से कोरोना को मात दी जा सकती है। हम कथा लिखते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रचना तब की है जब देशवासी लंबे लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में कैद थे। ऐसे बुरे दौर में जालौर के भाई बहन ने वो कर दिखाया जिसकी इनके परिजनों ने भी उम्मीद नहीं की थी। 9 वर्ष के माधव और 6 साल की अर्चना ने दूरदर्शन पर रामायण देखकर रामायण लिखने का संकल्प लिया। हमको सबसे सर्वप्रथम रामायण पहले तो देखी, फिर उसके बाद हमारा मन हुआ कि पढ़ते हैं, तो 3 बार मैंने पढ़ी। फिर उसके बाद में हमारी इच्छा हुई कि हम लिख देते हो हाथों से, तो हमने हाथों से लिखी संपूर्ण रामचरितमानस। इसके लिए हमें 8 माह का समय लगा।
भाई बहन ने न सिर्फ समय का सदुपयोग किया बल्कि समाज के समक्ष आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने का भी काम किया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बाकी लोगों को भी इन बच्चों से ऐसे समय के सदुपयोग को जरूर सीखना चाहिए। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवान भारी बर्फबारी के बीच फरिश्ते बन गए। सेना के जवानों ने एक गर्भवती महिला की मदद की। सेना के जवानों को खबर मिली थी कि एक गर्भवती महिला बर्फबारी की वजह से अपने घर में फंसी है। महिला का पति पंजाब के पठानकोट में काम करता है। महिला की किसी भी वक्त डिलीवरी होने वाली थी। खबर के बाद सेना के जवान महिला के घर पहुंचे, उसे कंधे पर लादा और कई फीट बर्फ को मात देते हुए महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। इतना ही नहीं, डिलीवरी के बाद सेना के जवानों ने मां और बच्चे को वापस घर पहुंचाने में भी मदद की। ऐसी मुसीबत में मदद के लिए महिला के परिवार वालों और आसपास के लोगों ने सेना के जवानों को शुक्रिया भी कहा। मैंने बहुत कदर की, वहाँ से पार्टी भेजी और हमारा मदद किया। नीचे वार्डर से, बना वार्डर से बराबर पूरा बैठा वार्डर तक, बाला तक हमारी ये डिलीवरी पेशेंट की पहुंचाया वहां तक। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। हिमाचल में मौसम का मिजाज लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। यहाँ हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बर्फबारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। आसमान से गिर रही सफेद आफत की वजह से तमाम रास्ते ठप पड़ गए और हजारों लोग घंटों तक रास्तों पर ही फंसे रहे, क्योंकि सड़कों पर इतनी बर्फ जमा हो गई है कि गाड़ियों के चक्के फिसलने लगे। रास्ते बंद हुए और एक के पीछे एक गाड़ियां थमती चली गईं। आसमान से बर्फ रुई की तरह गिरती रही और चंद घंटों में दिन रात में बदल गया। जाम में फंसी गाड़ियों के ऊपर भी इतनी बर्फ जमा हो गई कि हर गाड़ी सफेद दिखने लगी। कुदरत का ये नजारा जितना खूबसूरत है उतनी ही मुसीबतें बढ़ाने वाला भी साबित हुआ। लेकिन जब हालात नहीं बदले तो लोग गाड़ियां छोड़कर ही जाने लगे। 250 से 300 के करीब गाड़ी है। कुछ लोग तो चले गए छोड़ के, लेकिन कुछ बेचारे गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ बर्फबारी में मस्ती करने वाले मनाली पहुँचे सैलानी भी मदद ढूंढने लगे। ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरा छोटा बच्चा है, ये मेरी बाइक है पीछे। प्लीज आप जल्दी से जल्दी हेल्प भेजिए। लेकिन ऐसी मुसीबत में सैलानियों की मदद करने वाले भी लोग आगे आए। कई लोगों को मुसीबत से निकालकर होटलों तक पहुंचाया गया। हमारी हेल्प की है, हमको गाड़ी से यहाँ छोड़ा है और बहुत ज्यादा ऊपर परेशानी। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई एजेंसियों को केवल फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए तैनात कर दिया है। जम्मू के उधमपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पहाड़ का एक हिस्सा गिरकर हाईवे पर आ गिरा। यह हादसा जिस वक्त हुआ वहाँ कई लोग मौजूद थे, हालांकि किसी को भी चोट नहीं आई। लेकिन इस खौफनाक मंजर की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर को देखकर तो ऐसा लगा मानो पूरा पहाड़ ही झरने की शक्ल में नीचे बह रहा हो। उसके साथ उस पर लगे पौधे और मिट्टी भी पानी की तरह नीचे गिरते दिखाई दिए। देखते ही देखते पहाड़ के दूसरे हिस्से भी ढहकर नीचे आने लगे और उनके साथ एक के बाद एक कई बड़े बड़े पत्थर भी धड़ाम से नीचे गिरे, जिसके बाद वो पूरी सड़क बंद हो गई। हालांकि बाद में मलबा हटाकर उसे खुलवा दिया गया। झारखंड के जमशेदपुर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ ग्राहक बुलाने की आपाधापी में दो दुकानों के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। बताया गया है कि इस मारपीट के दौरान कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आईं, क्योंकि दोनों दुकानों के कुछ कर्मचारी इस कदर मारपीट पर उतारू हो गए मानो उन ग्राहकों के बाद उनकी दुकान पर कोई चढ़ेगा ही नहीं। हंगामा खड़ा हुआ तो पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस वालों ने वहां शांति बनाने की कोशिश की। इसके लिए वो उन लोगों को एक दूसरे से दूर करने में जुट गए। लेकिन बवाल कर रहे कर्मचारी भी ऐसे कहां मानने वाले थे। वो एक दूसरे से दो चार होते रहे। जब काफी देर तक भी इन लोगों को समझ नहीं आई तो पुलिस वालों ने उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। डंडे पड़ने शुरू हुए तो सब तितर बितर भी होने लगे। तब जाकर हंगामा शांत हो सका। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के कुछ लोगों ने थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बाहर जमा हो गए और जोरदार हंगामा करने लगे। उन्होंने चुनाव के नतीजों में धांधली का राग अलापते हुए उसे रद्द करने की अपनी मांग फिर दोहराई। हाथों में ट्रम्प के समर्थन वाले बैनर और तख्तियां लेकर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी संसद के कैंपस में घुस गए और वहां बने कई स्मारकों पर चढ़कर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में झंडे लहराने लगे। हंगामा बढ़ता देख ट्रंप को खुद अपने समर्थकों से शांति की अपील करने के लिए सामने आना पड़ा। We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. लोगों की भीड़ और गुस्से को देखते हुए पुलिस ने भी मोर्चा संभालने में देर नहीं लगाई।
विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए संसद और उसके आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया। इस पूरी घटना को जो बाइडेन ने विद्रोह करार दिया और इसे जल्द रोकने की अपील की। रूस एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी में है जो 6200 मील तक मार कर सकेगी। जिस रफ्तार से रूस आधुनिक हथियारों का जखीरा जुटाने में लगा है, अगर उस पर लगाम नहीं लगी तो पूरी दुनिया जल्द ही एक बार फिर जंग देखेगी और इस बार युद्ध ऐसा होगा कि शायद इसके बाद जंग देखने के लिए धरती बचे ही न। खबर है कि रूस एक ऐसी ताकतवर परमाणु मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है जो अगर चल गई तो ऐसी तबाही होगी कि फ्रांस के बराबर क्षेत्र पर वाले देशों का तो नामो निशान ही मिट जाएगा, क्योंकि ये मिसाइल दुश्मन के खात्मे के लिए एटम बम नहीं बल्कि उससे 1000 गुना खतरनाक हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल करेगी। रूस का ये नया हथियार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ऐसी ताकतवर परमाणु मिसाइल जिसकी जद में दुनिया का लगभग हर कोना होगा। दावा है कि 100 टन की ये मिसाइल करीब 10,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि दूसरे देशों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। रूस आए दिन अपने किसी नए आधुनिक हथियार की दुनिया के सामने नुमाइश करता रहता है, तभी तो वहाँ से हर दूसरे दिन तबाही मचाने वाले हथियारों पर रिसर्च की खबरें आ जाती हैं। इशारा साफ है कि उसने तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और समझदार को इशारा काफी होता है। इसलिए रूस की तैयारियों से अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। रूस की ये मिसाइलें अगले साल तक उसकी सेना में शामिल हो जाएंगी, जो पल भर में फ्रांस जैसे आकार के देश को तबाह करने की ताकत रखती हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम ने 5 साल में पहली बार संसद को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों की गलती कबूल की। किम जोंग उन ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाने के लिए अपनी गलती मानी और कसम खाई कि वो सबक लेंगे और फिर गलतियां नहीं दोहराएंगे। किम जोंग उन ने ये बात 5 साल में पहली बार हुई अपनी पार्टी की कांग्रेस में कबूली। किम एक डायरी अपने साथ लेकर कार्यक्रम में पहुंचे। एक पल के लिए भी किम ने वो डायरी नहीं छोड़ी। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे उस डायरी में उनकी गलत नीतियों का पूरा लेखा जोखा संजोया हो। किम जोंग उन कांग्रेस में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उनकी पार्टी के हजारों नेता उनके इंतजार में पहले से ही बैठे थे। जैसे ही उत्तर कोरिया के शासक हॉल में दाखिल हुए, सभी नेताओं ने खड़े होकर उनके स्वागत में तालियां बजानी शुरू कर दी। इसके बाद मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। किम जोंग उन उठे और उन्होंने भरी कांग्रेस में सबके सामने बीते 5 साल में लागू की गई अपनी आर्थिक नीतियों के फेल होने की बात कबूल कर ली। किम जोंग उनके इस बयान के मायने काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ये ऐसे वक्त में दिया गया है जब अमेरिका में सत्ता बदलने जा रही है। इटली के लाजियो से भरी बर्फबारी के बीच फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। बताया गया है कि वहां भारी बर्फबारी के बाद जब सभी रास्ते बंद हो गए और लोग अपने घरों में कैद हो गए तो उनकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से पहुंची और उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। लाजियो से जो तस्वीरें सामने आई है, उनमें एक तस्वीर को देखकर ऐसा लगा मानो उस पूरे इलाके ने बर्फ का कंबल ओढ़ लिया हो। हर तरफ सफेदी और धुंध, ऊपर से लगातार गिरती बर्फ के बीच फंसे लोग, जिन्हें बचाव कर्मी हाथ पकड़कर हेलीकॉप्टर तक लाए। इसके बाद उन सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। बर्फ की आफत से बचने के बाद उन सभी ने राहत की सांस ली।